फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस साल जो पार्लियामेंट में ब्रीच हुआ है या फिर सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है, या फिर कैसे, जो ये एक इशारा करता है कि कैसे हमारी सिक्योरिटी जो है खास करके ऐसे पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन में फिर कैसे ब्रीच करने के कारण क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। या फिर बात करूँ कि कैसे हमारे इस साल का जो डिफेंस बजट है वो सबसे ज़्यादा होते हुए भी क्यों डिफेंस एक तो इसमें इतनी दिक्कतें यहाँ फेस करनी पड़ रही है हमारे डिफेंस सेक्टर को, या फिर कैसे जो एक डिफेंस का एक्विजिशन होता है यानी कि टैंक्स वगैरह गन्स वगैरह खरीदना, ये आज भी कैसे इंडिविजुअलाइजेशन या फिर मैं बात करूँ कैसे इंडियनाइजेशन जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे साथी इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और जो साथी अब नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा जो फोकस है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डिफेंस आई एम श्योर आप इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पर ही डिपेंड करती है। इट डजंट मैटर आप किसी भी एक स्फीयर में क्यों एक्सेल कर रहे हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जब निखर के आती है ना, तो ही एक आप ओवरऑल अचीवमेंट जो है या फिर ओवरऑल ग्रोथ जो है अपनी लाइफ के अंदर दिख सकते हैं। अब ये बात तो आप भी मानेंगे कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आप एक तरीके से एक्सेल नहीं कर पाएंगे, या फिर आप सिर्फ स्पोर्ट्स करते हैं तो भी ये दैट्स नॉट गुड थिंग। तो आपको ओवरऑल स्फीयर्स में गुड होना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं आप लोग के साथ में हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ जिससे आप अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक चेंज जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। और आप में से कुछ आपके साथी जो है वो मैसेज करते हैं कि ये सर हमें इतने दिन हो गए हैं, डेली ट्रैक्स जब रखते हैं तो आप पता चलता है कि कैसे आप ग्रो कर रहे हैं। तो आजकल कोट है आप सभी के लिए कि लाइफ इज़न्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। अब ये जो कोट है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, अब इसमें ये आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है खुद को बुन रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज़न्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। अब आप मकसद जो है आपके जीवन का आप पता करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, दैट्स अ गुड थिंग। आपको पता होना भी चाहिए कि आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको एक प्लान रेडी होना चाहिए कि मुझे ये सब करना है। बट सिर्फ उस प्लान के बारे में सोचना है और अपने आप पे काम ना करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपने सोच तो लिया है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, बट अगर आप चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल ले रहे हैं, आपकी हैबिट्स वैसी नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है अपने आप को, या आप कोई भी आपके दोस्त साथी आपके परिवारजन में कोई भी अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप उनको ये ज़रूर बताइए कि ये जो कोट है या फिर ये जो राइटिंग है कि लाइफ इज़न्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। आपको पता है क्या करना है, बट जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक उस चीज़ पे चलेंगे नहीं, तो तब तक काम नहीं होगा नहीं। लेट्स से कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपने सोच तो लिया है कि मुझे ये रास्ता अपनाना है, दैट इज़ द शॉर्टकट, एंड मैं ये बाइक लेके जाऊँगा या कार लेके जाऊँगा, ये जो भी आपका साधन है। बट जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तब तक आप उस जगह पे पहुँचेंगे नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस जगह से निकले, पहले आपको जो भी जगह पहुँचना है उससे पहले स्टार्टिंग ज़रूर कीजिए। तो लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को बनाइए, आपको जैसा भी अपने जीवन में बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, जो भी आपकी इच्छा है, आपको शेफ़ बनना है, स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, जो भी आपको करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सोच लिया है, अपने प्लान रेडी कर लिया है, दैट्स अ गुड थिंग। प्लान होना भी चाहिए, बिकॉज बिना प्लान के आप चलेंगे तो आप कभी उस जगह पर पहुँचेंगे नहीं। तो एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इससे होगा क्या कि आप जो आपका गोल है वो अचीव ज़रूर कर पाएंगे। और डेली ट्रैक ज़रूर रखिए, जैसे आपके साथी जो हैं, आप में से कुछ लोग ट्रैक रखते हैं डेली, कि जैसे जैसे मैं आपको कोड रोज़ बताता हूँ तो वो लोग उस चीज़ को नोट करते हैं, डेली इम्प्लीमेंट करते हैं, देन दे कम टू मी कि सर मैंने आज ये किया है आज, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप किसी चीज़ पे एक तरीके से ट्रैक रखते हैं तो प्रोग्रेस जो है आपके सामने होती है कि हम आज यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे हैं, एंड सो फोर यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अचीव कर लिया है। तो ऐसे अगर आप ट्रैक रखेंगे तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तो ये था सर सवाल, ये था जो कोट आप सभी के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए कि विच बजट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। अब हमारे भारत देश के अंदर जब से नई सरकार आई है, यानी कि जो NDA की सरकार है, तो उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो उसमें से एक था कि जो बजट प्रेजेंटेशन है वो एक पेपरलेस तरीके से किया गया था। तो आपको मुझे वो साल बताना है कि कौन से साल के अंदर ही पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये था सवाल। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, काफ़ी करंट का न्यूज़ है। और आपको नहीं पता है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, आप थोड़ा सा इस पर गूगल सर्च कीजिए
एंड अपना आंसर जो है कमेंट से जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज कि आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना आपको चीज़ याद रहती है। एंड एक चीज़ और डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। एंड अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा डिस्कशन जो है वो ज़रूर देखें, बिकॉज डियर फ्रेंड्स होता है कई बार आप स्किप कर जाते हैं, तो कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं बट स्टिल आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते फिर आगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि डिस्कशन थोड़ा स्लो है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पीड जो है वीडियो की तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप। नाउ आज है 21 दिसंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल है सिक्योरिटी ब्रीच दैट मस्ट लीड टू स्वीपिंग चेंजेस। अभी आपको पता है कि डियर फ्रेंड्स 13 दिसंबर को ऐसे ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो देखने को मिला था, जहाँ पे 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर गैस के कैनिस्टर लेकर घुस गए थे। तो ये एक बड़ा फेलियर है सिक्योरिटी का ऐसे इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पे जहाँ पे सारे MPs हैं, जहाँ पे गवर्नेंस काम करती है। तो इंसिडेंट ओवरव्यू की बात की जाए तो कैसे रेजिंग कंसर्न स्लोगन है रीजिंग स्मोक हाईलाइटेड सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच डिस्पाइट हाईलाइटेड सेफ्टी मेजर्स। अब 2 इंडिविजुअल थे जो अपने पाँव के अंदर जो ये येलो गैस के कैनिस्टर्स है वो छुपा के लाए थे एंड उन्होंने क्या किया कि जो विजिटर्स बालकनी होती है वहाँ से जंप किया इनटू द हॉल और उसके बाद में एक तरीके से जो स्मोक था वो फैला दिया। एनएन सिक्योरिटी मेजर्स पार्लियामेंट अंडरवेंट सब्सटेंशियल सिक्योरिटी एनएन फॉर द पोस्ट 2001 अटैक एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजीज लाइक स्कैनर्स RFID डिवाइसेस एंड पर्सनल डिप्लॉयमेंट। अब ये जो तारीख थी ना दोस्तों ये काफ़ी स्पेशल थी, बिकॉज 2001 के अंदर इसी तारीख को एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का अटैक हुआ था। तो उसके अंदर कुछ MPs कुछ जो पुलिस में थे या फिर गार्डनर्स जो थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो ऐसे में ये तारीख काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट थी और इसी दिन ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो ये एक इशारा करती है कि कैसे जो भी ये आतंकवादी है या फिर जो भी ये काम कराने वाले हैं उनको पता है कि ये चीज़ ये जो डेट है ये काफ़ी लंबे समय तक और याद रहेगी जो भारत के देश के लोग हैं। तो ऐसे में जब 2001 में अटैक हुआ था उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा एनहेंस सिक्योरिटी मेजर लिए गए थे। उनमें से थे कुछ जो स्कैनर्स हैं उनको डिप्लॉय करना है, फिर RFID डिवाइसेस हैं ऐसे कुछ, या फिर पर्सनल जो होते हैं डिफेंस पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल उनको डिप्लॉय किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उस अटैक के बाद में कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए थे, यस स्टेप्स लिए गए थे बट स्टिल जिस लेवल पे काम करने चाहिए था उस लेवल पे काम नहीं हुआ है। सिक्योरिटी लैब्स एनालिसिस। अब द ब्रीच वाज रिजल्ट फेलियर ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटी लैब्स पर्टिकुलरली इन स्क्रीनिंग विजिटर्स रेगुलर प्रोसीजर डिडंट अकाउंट फॉर मेटालिक नो टर्म्स कंसीलिंग इशूज। अब हुआ क्या है दोस्तों कि ये जो विजिटर्स आए थे ये किसी MP के सिग्नेचर के बिना आ नहीं सकते, तो ऐसे में कोई MP के साइन जब इनके विजिटर्स पास हुए थे तब भी इन लोगों को अलाउड किया गया था। बट ऐसे में जो ब्रीच है वो सिर्फ एक लेवल पर नहीं हुआ है, ये डिफरेंट लेवल्स पर है। फ्रॉम जो गेट में एंट्री होती है पार्लियामेंट वहाँ से लेकर जब तक आप अंदर घुसते हैं तब तक काफ़ी सारे लेयर सिक्योरिटी के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक स्टेप की गलती है, सभी की एक फेलियर है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीनिंग जो विजिटर्स की स्क्रीनिंग होती है उसके अंदर जो नॉन मेटालिक चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, बिकॉज उस लेवल के जो कहते हैं ना कि डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल नहीं थे। यस जो मेटालिक स्कैनर्स हैं या फिर जो एक स्कैनर होता है वो तो अवेलेबल था, बट क्योंकि ये कैनिस्टर जो थे वो प्लास्टिक और रबर की फॉर्म में थे यानी कि इसके बने हुए, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करवाना काफ़ी मुश्किल था एंड स्पेशली जब वो जूतों के नीचे छुपे हुए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को और ज़्यादा मुश्किल बना गया था ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। अब टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों पे, बिकॉज जो स्कैनर थे वो सिर्फ मेटालिक चीज़ों को ही स्कैन कर पाते थे, ना कि प्लास्टिक और रबर की। एब्सेंस ऑफ एडवांस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लैक स्कैटर स्कैनर्स और मिलीमीटर वेव स्कैनर्स हिंडर्ड एफिशिएंट डिटेंशन ऑफ कंसील्ड मटेरियल्स। अब ये जो 2 स्कैनर्स हैं, चाहे वो ब्लैक स्कैटर स्कैनर हो चाहे मिलीमीटर वेव स्कैनर्स हो, अब ये जो टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस हैं ये जो अमेरिका है या फिर UK जैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे यूज़ की जाती है। तो DGC जो है उन्होंने इस साल कहा था कि ये जो दोनों स्कैनर्स हैं ये हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे इस साल से जो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आएंगे उसके बाद ही पार्लियामेंट की, अब क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ब्रीच हो चुका है तो अब ये नेसेसिटी बन चुकी है कि यहाँ भी इन चीज़ों को डिप्लॉय किया जाए। तो टेक्नोलॉजी का रोल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ह्यूमन इंटरफेरेंस तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग हो, CISF के लोग हों या फिर का और ज़्यादा जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वहाँ पे, उनकी तो एक मतलब एक इम्पोर्टेंस है ही, बट स्टिल अब क्योंकि ऐसे छुपा के अगर कोई ले जाएगा तो कितना ही कोई किसको रोक पाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक एनहेंसमेंट किया जाए ताकि जो मिनिमल से मिनिमल चीज़ें जो हैं उनको स्कैन किया जाए, चाहे वो रबर से बनी हो, प्लास्टिक से हो, या ये जो भी इलीगल चीज़ें हैं ले जाना, उन सभी को एक
तरीके से रोका जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वैकेंसीज, अब ये चीज़ बताई गई कि जो सेक्रेटरीट थे वहाँ पे सिक्योरिटी के, वो दोनों ही पोस्ट पे खाली थे, चाहे वो CISF के जो पर्सनल हो, हेड ऑफिशियल्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हेड ऑफिशियल्स हो, तो इन दोनों की ही पोस्ट खाली बताई गई है वहाँ पे। यानी कि जिन लोगों पे जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी के, वो दोनों ही पोस्ट जो है सेक्रेटरीट की, वो दोनों ही खाली थी। तो ये एक की जो ब्रीच है, इसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि जब तक कोई कमांडर या फिर ऐसा कोई हाई जो ऑफिसर है अवेलेबल नहीं होगा, तब तक जो बाकी जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो एक कांस्टेबल लेवल पे हैं या फिर जो हेड कांस्टेबल लेवल पे हैं, उनका इतना ज़्यादा खासा कोई रोल बनता नहीं है, बिकॉज ऑर्डर जो है वो पास की जाते हैं फ्रॉम जो अपर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ही। तो रिमेन वेकेंट क्वेश्चंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरिटी। अब ऐसे में जब दो बड़े ऑफिशियल्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस प्रेमिसेस को सिक्योर करना, जब ऐसे वैकेंसीज ही खाली रहेगी, यानी जो पोस्ट है वही खाली है, तो कौन इंडक्ट करेगा उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को? कोई तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी था, तभी कोई जो सिक्योरिटी है या फिर इसके ऊपर जो ध्यान है वो दे पाते और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर पाते। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रोल है वो ये बताया गया है कि मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके अंडर आती है जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी है। मैं है लॉजिकल अपग्रेडेशन नीड फॉर बेटर एक्सेस कंट्रोल। अब जो ये इस आर्टिकल के राइटर हैं, ये एक सीनियर IPS ऑफिसर रिटायर्ड, तो इनका ये कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए, तो उनको सिक्योरिटी अपग्रेड टाइम से कर देना चाहिए, तो उसमें एक फेलियर नज़र आया है। अब ये जो चीज़ है ना कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये तो एक डेफिनेट कंसर्न की चीज़ है, बट स्टिल अब जो चीज़ हो रही है इसके बाद में वो क्या हो रही है कि जो MPs है वो इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री ब्रीच जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, बल्कि वो इस पर बात कर रहे हैं, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं एक दूसरे की पार्टी पर। X पार्टी जो है Y पे ब्लेम लगा रही है, Y लगा रही है X पे। तो ये जो हाईलाइट है या फिर ये जो चीज़ है ये ओवरशैडो हो गई है। अब जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच का कंसर्न होना चाहिए था, सभी को उस पर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उस पर बात ना होकर सिर्फ अब ब्लेम गेम इस पार्टी के नेता ने साइन करके दे दी है या फिर उस पार्टी के नेता ने वो कर दिया। तो इस चीज़ से ये जो इंसिडेंट है ये हाईलाइट इतना हुआ नहीं है, जबकि ये एक मेजर कंसर्न है, बिकॉज जो गवर्नेंस जहाँ से चलती है वहीं पर अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो दैट कुड बी फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ब्लेम गेम करने की बजाय अब भी इस चीज़ फोकस किया जाए कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई उसको कैसे हैंडल किया जाए, आगे आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी है वो डिप्लॉय की जाए, कितने पर्सनल्स की वहाँ पे ज़रूरत है सिक्योरिटी पर्सनल्स की, या फिर और कौन कौन से स्टेप जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि डिफरेंट लेयर्स जो है वो क्रिएट की जा सके सिक्योरिटी की। Visitors, parcel and security. While MPs recommend visitors, it is impossible to conduct extensive security background checks with a short time frame. अब क्योंकि जो व्यक्ति आए थे वो किसी MP के जो पास थे साइन किए हुए उसी के द्वारा आए थे, तो ऐसे में किसी को गिरफ्तार करना एंड टाइम पे, और कई बार तो ऐसा होता है कि 2 आवर पहले 2 घंटे पहले ही पासेस इशू किए जाते हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में किसी को भी इतना एक्सटेंसिवली चेक कर पाना ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इसमें भी एक रिफॉर्म लाया जाए ताकि जो किसी को भी विजिटर को अगर कोई भी पास इशू करना है तो वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ दिया जाए, बैकग्राउंड चेक करके दिया जाए, और विद इन मतलब 20 to 40 आवर्स पहले ही वो पास देना चाहिए ताकि जब वो सिक्योरिटी या फिर जो अटेंड करने के लिए आए तो अच्छे खासे से एक सिक्योरिटी चेक जो है वो किया जा सके। अब इम्प्लीकेशन और अकाउंटेबिलिटी द ब्रीच हाईलाइट द गैप्स इन सिक्योरिटी डिस्पाइट इंट्रूडर्स कॉजिंग नो हार्म एम्फसाइजिंग वल्नरेबिलिटी एंड पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो लोग अंदर आए थे, अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ हार्म नहीं किया है या फिर ऐसा कुछ, अब हार्म करना अब तो वेट नहीं कर सकते ना चीज़ का। भाई ये तो जो रहेगा सही बात है कि वो लोग आए अंदर एंड उन्होंने सिर्फ गैस कैनिस्टर से रिलीज़ किए। व्हाट इफ अगर उन्होंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया होता, तो ऐसे में ये सोचना कि कोई ज़्यादा हार्म हुआ नहीं है, इन चीज़ों से इन बहानों से इस केस को जो है दबाया नहीं जा सकता है। यही चीज़ और वल्नरेबल हो सकती थी, तो आगे ऐसी और जो सिक्योरिटी जो है पार्लियामेंट की वो ब्रीच ना हो। इसलिए अब ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इशू को जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, इसको दबाया ना जाए, और जितना ज़्यादा डिस्कशन जो है हाउस के अंदर किया जा सकता है उतना ज़्यादा मतलब करना चाहिए। रिफॉर्म्स एंड स्टैंडिंग सजेस्ट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्लैश कमिटी with cross-party MPs to oversee security enhancements, introducing better technology involvement security experts.
अब ये जो रिफॉर्म्स हैं और जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, तो एक सीनियर IPS ऑफिसर है रिटायर्ड, तो उन्होंने कुछ ऐसे सजेशन बताए जिनके द्वारा सिक्योरिटी जो है वो एनहेंस किया सकती है। जैसे कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका और ज़्यादा रोल इंक्रीज करना चाहिए। तो जैसे बेटर टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको डिप्लॉय करना चाहिए ताकि जो मिनिमल से छोटी चीज़ है, चाहे वो रबर की हो, प्लास्टिक हो, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही एक क्रॉस पार्टी MPs जो है, मतलब सभी पार्टी के कुछ नेता एक साथ मिलकर कमेटी का गठन करें ताकि जो सबकी सहमति से जो एक्शंस हैं वो लिए जा सकें और सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा कैसे ये जो ब्रीच था ये सिर्फ एक एक भूलने की बात है या ब्लेम गेम की बात नहीं है, इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अब। और इवन सेकंड आर्टिकल है इंडियाज़ डिफेंस बजटिंग एंड द पॉइंट ऑफ डिटरेंस। अब MMRC जो है, प्रोग्राम एंड डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। अब क्योंकि आपको पता है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर लगभग 50,000 to 80,000 ऑफिसर्स की ऑफिशियली जो कमी है वो बताई जाती है। एंड अगर आप में से किसी ने अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अगर वो इंटरव्यू होता है SSB से, अगर वो अटेंड किए है तो आपको पता होगा दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। वो जो उनको पता है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनको पता है कि वी आर लैक इन नंबर्स ऑफ पर्सनल, बट स्टिल जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है जब की जाती है बात, तो वो काफ़ी हिंड्रेंस, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे इतना ज़्यादा टाइट है कि लगभग मैं बात करूँ कि अगर 5-6 लाख अगर लोगों ने फॉर्म भरा है तो लगभग 250 पीपल्स ही इंक्लूड किए जाते हैं सभी फोर्सेस के अंदर। तो ऐसा ये कहना कि कमी है तो दैट्स अ नॉट गुड थिंग, क्योंकि क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसे में जो डिप्लॉयमेंट है या फिर इंडक्टेंस है किसी भी व्यक्ति का, तो वो एक अपर लेवल पे या फिर पूरे एक कहते हैं ना कि सोच समझ कर किया जाना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये जो MMRC की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि क्रिटिकल शॉर्टेज इन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अक्रॉस द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब इन तीनों ही सेनाओं के अंदर जो एक प्रोक्योरमेंट की जो सीमा है वो काफ़ी कम है, लोग है काफ़ी कम लेवल पे इंडक्ट किए जाते हैं, बिकॉज अगेन क्वालिटी मैटर्स। जो भी व्यक्ति इंडक्ट हो रहा है वो एक हाई क्लास का, जो क्लास इन द सेंस कि एक पर्सनैलिटी उसकी है, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे उसका जो क्वालिटी जो है वो एक अपर लेवल पे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ऐसे में इसलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस जो काफ़ी हार्ड है। एंड बजट अलोकेशंस और डिफेंस पोटेंशियल की बात की गई है। वेदर बजट कंस्ट्रेंट्स शुड डिटरमाइन डिफेंस पोटेंशियल और इफ द नीड पोटेंशियल शुड ड्राइव बजट अलोकेशंस। अभी बात ये चल रही है दोस्तों यहाँ पे कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो इस समय पे काफ़ी कम है। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं ऑल ओवर द, मैं बात करूँ चाहे नॉर्दर्न फेस चाहे ईस्टर्न फेस में, तो हर जगह प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। बट ऐसे में डिफेंस का जो एक बजट है वो काफ़ी कम है। और इससे भी ज़्यादा एक चिंताजनक जो बात है वो है डिफेंस पर्सनल्स की कमी। अब डिफेंस पर्सनल की कमी जो है उसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है और बजट जो है वो भी एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। बट स्टिल जो एक बढ़ता हुआ खतरा है दोनों ही फ्रंट्स पे, चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो, चाहे वेस्टर्न, चाहे नॉर्दर्न, तो इन सभी के ऊपर बढ़ता हुआ जो खतरा उसको देखते हुए और ज़्यादा लोकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो डिफेंस बजट में इंक्रीजिंग हो, चाहे वो पर्सनल्स में इंक्रीजिंग की ज़रूरत हो। Northern border threat and preparedness. India faces live threat on its northern borders, emphasizing the necessity of preparedness despite the benign stance of neighboring nations. अब क्योंकि जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर इधर कोई भी नेशंस है, तो ऐसे में इनके कारण जो एक थ्रेट है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इन्हीं के कारण अब ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएं, इसका जो बजट है उसको और अलोकेट किया जाए, पर्सनल डिफेंस पर्सनल है उन कंडक्टर्स किए जाए। बट वही है कि अगर आर्मी वर्क्स ऑन क्वालिटी, तो वही बात है कि अगर क्वालिटी चाहिए तो यू हैव टू वेट। बट ऐसे में ये चीज़ से पल्ला झाड़ लेना कि इंडक्ट नहीं करेंगे तो दैट्स नॉट गुड थिंग। तो अब ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम्स जो हैं नॉर्दर्न फेस पे हो, चाहे वो ईस्टर्न फेस पे हो, चाहे वेस्टर्न फेस पे हो, तो हर जगह पे एक अलार्मिंग कॉल जो है हर जगह पे है। और ऐसे में ज़रूरत है कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट वो की जाए। Role of indigenous development, it advocates for a balance between imports and indigenous developments in defense to maintain technological modernization. अब भारत सरकार का जो एक स्कीम है कि मेड इन इंडिया इंडियनाइजेशन, अब आपको पता होगा कि इसको लेकर जो अग्नि मिसाइल्स हैं, चाहे वो अर्नाला सबमरीन्स हों, चाहे वो अर्जुन टैंक हो, तो ऐसे में या LCA मतलब जो तेजस एयरक्राफ्ट है, तो ये सभी जो है तीनों सेनाओं के लिए इंडिजिनस में काफ़ी वर्क किया जा रहा है। चाहे वो बैटल टैंक्स हो, स्पेस क्राफ्ट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो
सबमरीन्स हो, तो इन तीनों ही चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है और डिफरेंट इंडियनाइजेशन के तौर पे ये चीज़ें डिप्लॉय भी की जा रही है। बट स्टिल अब ज़रूरत है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर भी खासा ध्यान दिया जाए। अब ये कहना कि सिर्फ इम्पोर्ट्स पे हम बैन कर देंगे, हम सिर्फ घर पे ही बनाएंगे, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ इम्पोर्ट्स भी किए जाए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया के पास अभी नहीं है, तो इनको इन चीज़ों को इंडक्ट किया जाए। बट स्टिल एट द सेम टाइम जो इंडियन है उन पर भी काम किया जाना चाहिए। अब वो तो एक नेक्स्ट लेवल पर हो ही रहा है, बट स्टिल सिर्फ हमारे इंडियन नेशन पे ही रिलाई करना ये एक समझदारी की बात नहीं होगी। इम्पोर्ट्स पे भी एट द सेम टाइम ध्यान देना पड़ेगा। Budgetary trends, India's defense budget in real terms have remained stagnant with the percentage defense expenditure in the government budget has declined. अब 2013 की बात करें तो उस समय पे कुछ डिफेंस बजट था 1,72,000 करोड़ रुपीस का, बट अब जो है वो 2023 के अंदर ये 1,62,000 एंड कुछ करोड़ रुपीस का है। तो ऐसे में ये कहना कि डिफेंस बजट कम हुआ है, दैट्स नॉट गुड थिंग, क्योंकि उस समय कंडीशन कुछ और थी। आज के जो ज़माना है इसमें कंडीशंस कुछ और है, लगभग 10 साल का फ़र्क था। ऐसे में प्राइसेज जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बदल गई है। तो ऐसे में ये कहना कि डिफेंस बजट कम हुआ ये भी सही बात नहीं है, बिकॉज इस साल का जो बजट पेश हुआ उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो डिफेंस को की गई है, लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 1,62,000 करोड़ रुपये जो है वो डिफेंस को एलोकेट की गए हैं। तो इस बजट का ढंग से प्रयोग करना, चाहे वो हमारे जो रिसर्च डेवलपमेंट है उसमें करें, चाहे इम्पोर्ट्स में करें, तो अच्छे से इसका एक जो यूटिलाइज है वो करना ज़रूरी है। R&D एक्सपेंडिचर एंड ग्लोबल कंपैरिजन, इंडिया R&D एक्सपेंडिचर डिफेंस रिमेन्स लो एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब जो बात बता रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज चाइना का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें लगभग उसके बजट का 30% जो है उसमें ही खर्च किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो नहीं हो रही है, वो हो रही है, तभी तो इतने सारे जो इस पे एयरक्राफ्ट्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो सब बना पा रहे हैं। तो यस स्टिल अब क्योंकि ये जो मतलब अभी सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे 4 फ्रंट्स हम गिरे हुए हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, तो ऐसे में ज़रूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा एक्सपेंसेस की जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर एक एडवांस लेवल पे जो इंडियन नेशन का जो तरीका है या फिर हम घर में जो हथियार बनाते हैं उनकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो है वो हम डेवलप कर पाएँ थ्रू दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एम्फसाइजेज और इंडियन नेशन अब IDEX जैसे कुछ जो है प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव्स वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर ही, और स्ट्रक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर सिग्नल शिफ्ट टूवर्ड्स प्रमोटिंग इंडियन प्रोडक्शन। अब इंडियन प्रोडक्शन पे जो है वो वर्क चल ही रहा है, चाहे वो मैं बात करूँ कि कोई एक तरीके से टैंक बिल्डअप करना हो, सबमरीन्स बिल्डअप करनी हो, तो ऐसे में वर्क चल रहा है। ऐसे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं जिनके कारण इंडियनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर है सरकार का इस समय में। अब सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस इनिशिएटिव, द आर्टिकल स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डिफेंस इनिशिएटिव बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल साइकिल फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। Response to evolving regions dynamics, highlighting the China's aggressive stance, the article emphasizes the need for proactive defense approach aligned with shifting regional alliances. अब डिफेंस जो अप्रोच है उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस। अब डिफेंस अलायंसेस आपको पता है कि हमारे साथ अमेरिका के साथ अलायंस है, श्रीलंका के साथ अलायंस है, बांग्लादेश के साथ अलायंस है। तो ऐसे में जितने ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा थ्रू अलाइनेस है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, इन सभी से अपना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो करके हम और ज़्यादा इजराइल है और फ्रांस है, तो इनसे क्या है एक माने कि डिफेंस जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस देश हैं ये सभी। तो ऐसा भी इन सब से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना बहुत एक समझदारी की बात होगी। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि अब और ज़्यादा अलायंस जो है वो बढ़ाया जाए देशों के साथ में, ताकि डिफेंस इक्वेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। Balancing cost and national security, the article concludes by warning against compromising national security for electoral and budgetary constraint in the face of complex threats. अब जो नेशनल सिक्योरिटी है ये मैं आपको बताया कि पिछले जो आर्टिकल था उसमें यही था कि ब्लेम गेम करने से अच्छा है सिक्योरिटी पे काम किया जाना चाहिए। अब एक दूसरे की पार्टी के ऊपर ये ब्लेम करना कि आपने डिफेंस बजट कम कर दिया है या ज़्यादा कर दिया है, इन सबसे काम नहीं होने वाला है। अब ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर काम करने की हम जितना ज़्यादा बजट जो है अलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक कॉम्प्लेक्स थ्रेट है जो हमारे फेस सामने ही है, और ऐसे में इस चीज़ को नकारना कि कोई थ्रेट नहीं है ये एक समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ हाथ मिला के पार्टी जो है एक दूसरे के साथ जितना एक दूसरे से कॉर्पोरेट करेगी उतना हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम गेम करना या फिर आर्मी को ऐसा कई पार्टी जो है वो कहती है कि सबूत दिखाइए, थिंग्स लाइक आपको पता है इसके बारे में।
तो ऐसे कुछ करके देश की सेना का मनोबल कम करने की वजह तो हम ये कर सकते हैं कि उनका सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता है कि जब बारी आती है किसी भी फोरफ्रंट पर लड़ने की, तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह अलग है, एंड जो एक व्यक्ति की जो खुद की करेज है वो एक अलग है। एंड हमारी इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, नॉट जस्ट आर्मी, मैं कहूँगा एयरफोर्स और नेवी के जो पर्सनल्स हैं, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर बात की जाए करेज की, या फिर बात की जाए कि टू सर्व द नेशन, या फिर पैट्रियटिज्म की जब बात आती है, तो आई डोंट थिंक कि इंडियन जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनसे कोई भी ज़्यादा आगे होगा, या कोई भी हो, चाहे अमेरिकन हो या यूके का जो भी हो, तो डजेंट मैटर। जो इंडियन सोल्जर्स हैं दे आर बेस्ट जब बात की जाती है करेज की, या नेशनल एक जो पैट्रियटिज्म है उसकी। नाउ डिफेंस के आज की हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है इस साल का, वो दिया जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को ही, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे देश के। इन दोनों को इस साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो दिया जाएगा। वही जो हमारे क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, इनको दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड इस साल का। हार्दिक सिंह और जैंडी वॉन जो है, इनको नेम किया गया है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। हमारे जो देश के हार्दिक सिंह है हॉकी प्लेयर, इनको, और जो जापान के खिलाड़ी हैं शैंडी वॉर्न, इनको नाम किया गया है एज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज टू लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डेटा रेस्पिरेटरी पोर्टल। और जो यूनियन मिनिस्ट्री है माइंस की, उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल जियो साइंस डेटा रेपोजिटरी। और भूटान ने अनाउंस किया है गिलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एट द असम बॉर्डर। तो यही थे आज की कुछ हेडलाइंस। सो या दैट्स टुडेस एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट कीजिए दो आंसर्स को। अपने आंसर, आपका सवाल जो भी हो, आपके सजेशन हो, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। शॉर्ट चेकआउट कीजिए, 2 न्यू एजुकेटर्स ऑन द बोर्ड, एंड 2 नए एजुकेटर्स आ चुके हैं। साथ ही के अंदर शेयर कर लीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चेकआउट शॉर्ट चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। एंड अभी तक आप वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। एंड दैट्स इट। दिस इज रुपेंद्र शकाद signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.